दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नासा को एक बार फिर से मून पर जाना पड़ रहा है इतने दशकों के बाद। नासा स्पेस पर न जाने कितने अनगिनत स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दे चुका है, जो कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स है। फिर नासा को अचानक मून पे इतना इंटरेस्ट क्यों आया? इन सभी सवालों का जवाब आगे जानते हैं। हम साइंस फिक्शन मूवीज में अक्सर देखते हैं कि ह्यूमंस अलग अलग प्लैनेट्स और मून्स में जाके ह्यूमन कॉलोनीज बसा रहे हैं, पर ये सब चीज़ें अब साइंस मूवीज तक ही सीमित नहीं रहने वाली। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के द्वारा अब उस दौर की शुरुआत करने वाला है। साल 1968 से लेकर 1972 तक नासा इंसानों को चांद पे उतारने के लिए 9 मिशंस भेज चुका था, जिसमें 6 मिशंस ही सक्सेसफुल रहे। और इन 6 सक्सेसफुल मिशंस की वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे 12 लोगों ने चांद की सतह पे कदम रखा, और इसके बाद आज तक कोई भी देश चांद पर इंसानों को उतार नहीं पाया है। आर्टेमिस मिशन नासा का वो स्पेस प्रोग्राम है जिसके द्वारा एक बार फिर इंसानों को चांद पे ले जाया जाएगा, और सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। इस मिशन के द्वारा नासा ह्यूमंस को इस तरह से चांद पे ले जाना चाहता है कि इंसानों को वहां पर जाने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए नासा चांद की ऑर्बिट पे एक गेटवे तैयार करेगा। ये गेटवे चांद के ऑर्बिट को लगातार चक्कर लगाता रहेगा, और इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पे आसानी से उतर पाएंगे, वहाँ से वापस आ पाएंगे और गेटवे पे रह के दूसरे अन्य रिसर्चर्स को अंजाम दे पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य में नासा चांद पे अपना एक बेस बनाएगा और यहाँ से मार्स और दूसरे प्लैनेट्स जा पाएंगे। ऐसा कैसे होगा, आगे जानते हैं। आर्टेमिस 1। हम अपने पहले आर्टेमिस मिशन 1 में ह्यूमंस को चांद पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। ह्यूमंस को चांद में भेजने से पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि जिन रॉकेट और टेक्नोलॉजी का हम यूज करने वाले हैं इंसानों को चांद पे ले जाने के लिए, वो सही ढंग से काम करेगा कि नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम सबसे पहले अनमैन्ड मिशन को अंजाम देते हैं, और जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि ये सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है तो उसके बाद ही हम मैन्ड मिशन को अंजाम देते हैं। आर्टेमिस को भी इसी तरीके से 4 SLS मिशन के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस 1 को इसी महीने अगस्त 29 को अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन के लिए नासा ओरायन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट की कैपेबिलिटी को पता करेगा। इसी कारण से ओरायन स्पेसक्राफ्ट से लाइफ सपोर्ट डिस्प्ले और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन को हटा लिया गया है। इसकी जगह सेंसर और अन्य साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, जो कैप्सूल में होने वाले रेडिएशन लेवल, टेम्परेचर और प्रेशर में आए चेंजेस को डिटेक्ट कर पाएंगे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट को फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद लॉन्च पैड 39B से लॉन्च किया जाएगा। SLS रॉकेट लॉन्च होने के महज 90 सेकेंड में मैक्सिमम प्रेशर को अचीव कर लेगा, और 2 मिनट के बाद इसमें लगे बूस्टर इस रॉकेट से अलग हो जाएंगे। इतनी देर में रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद इस रॉकेट में लोड को कम करने के लिए इसमें लगे सारे मॉड्यूल्स को एक एक करके अलग कर दिया जाएगा, और ओरायन स्पेसक्राफ्ट में लगे सोलर पैनल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके 40 सेकेंड के बाद मिशन अबॉर्ट लॉन्च सिस्टम इस स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं होगी ओरायन को। अपने फर्स्ट ऑर्बिट के दौरान ओरायन अपने सोलर पैनल को एक्टिवेट कर लेगा, और अब इसको बैटरी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने थर्स्ट के लिए। अपने सोलर पैनल के जरिए अब ये एनर्जी खुद प्रोड्यूस करने लगेगा। ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस के दौरान स्पेसक्राफ्ट लगभग 9500 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को गेन कर लेगा महज 1.5 घंटे में, और ये पुश जरूरी है ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालकर चांद की ओर ले जाने के लिए। ओरायन चांद की ओर जाने के दौरान डिब्रिस ऑर्बिट, उसके बाद GPS ऑर्बिट, और उसके बाद ग्लोबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट, और फाइनली वैन एलन बेल्स रेडिएशन जोन को पार करके डीप स्पेस में पहुंच जाएगा। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डीप स्पेस में भी कम्युनिकेट, नेविगेट और ऑपरेट कर सकता है। 4 दिनों तक चांद की तरफ मूव करने के बाद ये फाइनली मून के आउटर ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा और उसके चारों ओर ऑर्बिट करने लगेगा। नेक्स्ट ऑर्बिट मूवमेंट के दौरान ओरायन चांद के सतह से मात्र 68 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद होगा, और चांद में मौजूद अलग अलग क्रैटर्स को स्टडी करेगा, और इसका यूज नेक्स्ट आर्टेमिस मिशन में किया जाएगा। जैसे ही ओरायन चांद के दूसरी ओर जाएगा तो उसका संपर्क पृथ्वी से कट जाएगा, और नासा उसका वेट करते रहेगा जब तक कि ओरायन वापस इस साइड पे नहीं आ जाता है और फिर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता।
और इसी के साथ हम इस जनरेशन का पहला अर्थराइज देख पाएंगे। इसके बाद ओराइन चांद की इनर ऑर्बिट को छोड़कर डीप स्पेस रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां पर वो चांद का चक्कर लगाता रहेगा और अपने सिस्टम को टेस्ट करते रहेगा। यहाँ पर 1 सप्ताह तक ऑर्बिट करने के बाद ये पृथ्वी की ओर आने के लिए अपने एक दूसरे सर्विस मॉड्यूल को फायर करेगा और इसके बाद पृथ्वी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद ओराइन स्पेसक्राफ्ट को पैसिफिक ओशन में गिराया जाएगा और इसे गिराने के लिए कई बार हमें इसके ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करने का भी जरूरत पड़ सकता है। पैसिफिक ओशन में गिराने के बाद इसे नेवी के द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। आर्टेमिस 2। अगर आर्टेमिस 1 सफल रहा तो साल 2024 में नासा आर्टेमिस 2 मिशन को अंजाम देगा। ये एक मैन्ड मिशन होगा जिसमें लाइव सिस्टम भी ओराइन स्पेसक्राफ्ट में मौजूद रहेगा और इसे टेस्ट किया जाएगा। इस मिशन में ओराइन स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहेंगे, पर वो चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट पर पहुंचकर एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम की वर्किंग और दूसरे अन्य कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे और सब कुछ ठीक पाने के बाद मिशन कंट्रोल से गो सिग्नल मिलने के बाद वे चांद की कक्षा की तरफ जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एस्ट्रोनॉट मैनुअल कंट्रोल के द्वारा फ्री ट्रैजेक्टरी को यूज करते हुए चांद की कक्षा में पहुंच जाएंगे और वहां पर चांद के चारों ओर सिर्फ एक ही ऑर्बिट करेंगे। वहां पर ओराइन चांद की सतह से मात्र 7500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद रहेगा और इसके बाद एस्ट्रोनॉट फ्री ट्रैजेक्टरी का फिर से यूज करते हुए वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। यह मिशन लगभग 11 दिनों का होगा। आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 एक मैन्ड लैंडिंग मिशन होगा जिसमें एक महिला को चांद की सतह पर उतारा जाएगा एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट के साथ। 4 में से सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट ओराइन स्पेसक्राफ्ट पर ही मौजूद रहेंगे। इसे 2025 में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग है, पर अगर किसी टाइप से कोई डिले होता है तो उसे आगे मूव किया जा सकता है और ये एक स्पेसक्राफ्ट के सपोर्ट सिस्टम पर भी डिपेंडेंट है। इस मिशन से पहले स्पेस एक्स को चांद के हेलो ऑर्बिट पे एक लाइव ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना है। इसके बाद जब ओराइन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से चांद की कक्षा पर पहुंचेगा तो यहाँ पर ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को से डॉक किया जाएगा और 2 एस्ट्रोनॉट इस HLS को यूज करते हुए चांद की सतह पर उतरेंगे। यह लैंडिंग चांद के साउथ पोल की तरफ होगी जहां पर वाटर आइस के फॉर्म में मौजूद है। एस्ट्रोनॉट्स इसी वाटर आइस का सैंपल लेंगे और उसके आसपास के एरिया का निरीक्षण करेंगे। 1 सप्ताह के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट HLS का यूज करते हुए वापस ओराइन पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वापस पृथ्वी की तरफ लौट आएंगे। आर्टेमिस 4। आर्टेमिस 3 में गेटवे का यूज किया जाएगा। यह एक तरह से स्पेस स्टेशन होगा जहां पर पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट यहां पर आकर डॉक कर पाएंगे और यहीं से या तो वो चांद की सतह पर अपना बेस बना पाएंगे और दूसरे प्लेनेट जैसे कि मार्स में जाने के लिए इस गेटवे का यूज कर पाएंगे। ये एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा और ये चांद की ऑर्बिट को लगातार चक्कर लगाता रहेगा। अब ये जानते हैं कि इस मिशन को आर्टेमिस नाम क्यों दिया गया है। ग्रीक में चांद को आर्टेमिस कहा जाता है जो कि एक चांद की देवी होती है और क्योंकि यह मिशन चांद से जुड़ा हुआ है तो इसी कारण से इसका नाम आर्टेमिस मिशन दिया गया है। अगर हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो जाते हैं तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भविष्य में हम मंगल में भी ह्यूमन कॉलोनीज को बसा पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।